नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 7 बड़ी खबरों के साथ। रेलवे के बाद अब सरकार ने हवाई सेवाओं को भी हरी झंडी दे दी है। वहीं कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने आज योग गुरु बाबा रामदेव के साथ संवाद किया। इधर प्रेमचंद गुड्डू को लेकर सियासत और भी तेज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। पूर्व मंत्रियों के बंगलों को लेकर भी सियासी सरगर्मी तेज है। आज पूर्व मंत्री तरुण भनोट के बंगले को सील किया गया, तो वहीं लिकर एसोसिएशन ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इधर कोरोना काल में आरजीपीवी के 26 सहायक प्राध्यापकों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं छात्रों के जीवन से जुड़ी हुई। 9 जून से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 पालियों में शुरू होने जा रही है। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और 2 से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं होंगी। 9 जून से 15 जून तक ये बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये विषय रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य हो जाएगी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। वो तमाम नियम कायदे, वो तमाम नियम जो अभी तक आप अपनाते आ रखे हैं, वो यहां पर अपनाने होंगे। जो गाइडलाइंस अभी तक जारी हैं, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये परीक्षाएं संपन्न हो सकेंगी। तो 9 जून से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज हरी झंडी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में भी अब यह रास्ता साफ हो चुका है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब शुरू होने जा रही है। आपको बता दें 2 पालियों में ये परीक्षाएं होंगी। पहले 9 से ये परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी जो पाली होगी वो 2 बजे से 5 बजे तक का, इस तरह से 2 अलग अलग पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। ये 2 अलग अलग पालियों में परीक्षा संपन्न कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा सके, विद्यार्थियों को दूर दूर बैठाया जाए, साथ ही साथ उनके स्वस्थ रहने का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए, वो कहीं किसी तरह से किसी भी संक्रमित के संपर्क में ना आ जाएं। ये भी व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण नजर आने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि लगातार जब लॉकडाउन की परिस्थिति में कोशिश चल रही थी कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं करा ली जाए, तारीखों का भी ऐलान हुआ, लेकिन फिर लॉकडाउन बढ़ गया और ये तारीखें भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई और अब ये तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब पुनः सोशल डिस्टेंसिंग के साथ के विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए अपनी अपनी परीक्षाओं में शरीक हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख रखे हैं, इनके बाकी जो पहले पेपर हुए हैं उनकी लगातार हम आपको दिखा रखे हैं, लेकिन अब जो पेपर बचे हुए हैं वो अब होने जा रखे हैं। उसके लिए तैयारियां किस तरह की, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। किस तरह की तैयारियां अब नजर आ रही हैं, किस तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल और साथ ही साथ दूसरी जो पेपर्स को हैं, जो तैयारियां पेपर को लेकर है, परीक्षा को लेकर है, कैसी दिखाई देती हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब केंद्र सरकार की तरफ से ये रास्ता साफ कर दिया गया, हरी झंडी दे दी गई कि अब विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है, उसके लिए और ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। विद्यार्थियों के जीवन को बचाने के लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। हमारी सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। रंजना, किस तरह की व्यवस्थाएं अब तारीखों का ऐलान होने के बाद नजर आती हैं?
जी दिवेश, बिल्कुल जिस तरह से स्थगित पेपर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी और आज टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 9 जून से परीक्षाएं होंगी और 15 जून तक चलेंगी। 2 पालियों में एग्जाम कराया जाएगा और इसको लेकर एमपी बोर्ड ने ये भी कहा है कि इस तरह की तैयारियां हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा स्टूडेंट से। एक कमरे में जहां पहले 20 स्टूडेंट बैठा करते थे, वहीं अब 8 से 10 ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठेंगे। 8 से 10 ज्यादा संख्या होगी। वहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी कि स्टूडेंट जब भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल वो करें और मास्क अनिवार्य किया जाएगा। और जो नियम कायदे अभी तक फॉलो किए जा रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना अनिवार्य होगा और उसी के साथ ये परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। चर्चा के दौरान कई मसलों को लेकर बातचीत हुई है। आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन के अलावा ट्रीटमेंट की रणनीति पर बातचीत की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के करीब 2 करोड़ लोगों को काढ़ा बांटा जा चुका है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों ने पूरे विश्व को प्रेरणा देने का काम किया। उन्होंने बताया प्राणायाम से, भस्त्रिका से, कपालभाति से भी हमारा रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। इस पर भी उन्होंने बताया। उन्होंने तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, अदरक, काढ़ा तुलसी ये डालकर संक्रमित रोगी को पिलाने की बात कही और उन्होंने कहा कि जैसे डेथ रेट मध्य प्रदेश ने कम की है, इसको 0 पर लाना चाहिए, तब लोगों के मन से ये बात निकलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ही सवाल किया और बाबा रामदेव ने काढ़ा कैसे बनाते हैं ये उनके सवाल में उनको बताया भी कि कितना पानी कितना रह जाए, उसके बाद में किस तरह से गिलोय को रात में गला के रखो। और अब बात बंगले वाली सियासत की। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का सरकारी बंगला आज सील कर दिया गया है। चारिमली स्थित बंगले को सील किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके मंत्रियों को, विधायकों को बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है। बेदखली नोटिस में बंगला खाली करने की अवधि 7 दिन तय थी। तय समय पर बंगला खाली नहीं किया गया तो अब जबरन बंगले खाली करवाए जा रहे हैं। में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट के बंगले पर ताला लगा दिया गया है। संपदा के अधिकारियों ने आकर इस बंगले को सील कर दिया है। आप देख रहे हैं ये जो सील और नोटिस यहाँ लगा है, इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि इसको सरकारी जो है धाराओं के तहत इसे सील कर दिया है, क्योंकि काफी नोटिस देने के बाद भी इस बंगले को खाली नहीं किया गया है। अब इसके अंदर अगर किसी तरह का कुछ होता है नुकसान तो इसमें 14 दिन की एक लिमिट दी गई है। 14 दिन की लिमिट के अंदर ही इस बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हालांकि अगर बात करें तो पूर्व मंत्री तरुण भनोट अभी अपने गृह निवास होने की बात कर रहे हैं। ये बंगला उन्हें अलॉट हुआ था। अब इस बंगले की कंडीशंस ऐसी हैं कि इसमें सामान उनका रखा हुआ है, फाइलें हैं, दफ्तर उनका यहाँ संचालित होता है। साथ में उनकी जो कार है, इस तरफ ये कार खड़ी है, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनके सुरक्षा गार्ड, उनके रसोई, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर बंगले को सील कर दिया है। अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्हें इसमें आमद देनी, इसी बंगले में उन्हें आना है। ये अलॉट उन्हें हो चुका है। देखते हैं कब तक ये बंगला अब 14 दिन तक अधिकारियों के पास रहेगा, उसके बाद इसका सामान यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। इधर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर लॉकडाउन में बंगला खाली कराए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बेदखली का नोटिस देना नियम के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नए आवास आवंटित होने पर तुरंत बंगला छोड़ने की बात उन्होंने कह दी है। आवास खाली कराने का शासन की प्रक्रिया और नियमानुसार उनको करानी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जब मंत्रिमंडल का इस्तीफा होने के बाद कमलनाथ जी के मैंने स्वयं उसी दिन सभी अधिकारियों को अनुरोध किया था कि हमारा सामान जमा कराने में दूसरा आवास आवंटित कर दें। मैं 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने के पक्ष में।
उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने भोपाल में सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के मुद्दे पर कहा कि उनको कोरोना पॉजिटिव मरीज बनाने की कोशिश की जा रही है। के आर्डर हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह जी की ये जो सरकार है, ये हमारे कांग्रेसियों के लिए जो मुझे खासकर जो नोटिस मिला है, लगता है कि ये कोरोना में फंसे और ये लोग घर से बाहर निकलें, ऐसी उनकी रणनीति है। इसलिए इस तरह से लॉकडाउन के अंदर बेदखली की नोटिस जो मिला है, मैं समझता हूं कि ये हम लोगों को कोरोना से फंसे। अब बात कोरोना काल में पॉलिटिकल प्रपंच की। प्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस का जवाब भेजा है। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं 9 फरवरी को ही भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूं। इसके अलावा प्रेमचंद गुड्डू ने अपने पत्र में फिर से सिंधिया और सिलावट पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट के खिलाफ गुड्डू ने बगावत शुरू कर दी। गुड्डू ने इंदौर जिले की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट से तुलसीराम सिलावट को चुनौती देने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भाजपा ने कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी। भाजपा ने गुड्डू को पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी कर 7 दिन का जवाब मांगा था। इसके जवाब में प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा और बीजेपी से इस्तीफे की बात कही है। तो वहीं बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर बीजेपी ने कहा कि पार्टी को जब गुड्डू की ओर से विधिवत सफाई मिलेगी तभी उनको सभी जवाब दिए जाएंगे। जनता पार्टी नियम कायदे कानून से चलने वाला संगठन है। श्री प्रेमचंद गुड्डू को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। अभी तक उनके नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिस का जवाब प्राप्त होगा उसके बारे में जरूर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। अगर उसकी कॉपी हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे ही कॉपी प्राप्त होगी उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। इस्तीफा मिला था? कोई किसी प्रकार का इस्तीफा उनका आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो खबर है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने इस्तीफा दिया है। उनका इस्तीफा आज तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उनके नोटिस का जवाब भी कार्यालय को विधिवत अभी तक नहीं मिला है। और अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ के दाव की। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने आज 11 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। इसमें से ज्यादातर जिले सिंधिया के असर वाले हैं। इन पदों पर सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ भगवा का गमछा ओढ़ लिया है। पीसीसी की सिफारिश पर एआईसीसी ने 11 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधिया के प्रभाव वाला ग्वालियर, श्योपुर और गुना जिला है। यहां पर कांग्रेस ने नए जिलाध्यक्षों को नियुक्त कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीते कई दिनों से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मंथन करने और रायशुमारी के बाद पार्टी ने इन नए नामों का ऐलान किया है। इनमें से कई जिलों में जिलाध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले गए थे। कुछ जिलाध्यक्ष का पद खाली भी था। तो सीहोर बलवीर सिंह तोमर को जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। तो वहीं दूसरे जिले का अगर जिक्र किया जाए तो रतलाम शहर में महेंद्र कटारिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस तरह से परिवर्तन कांग्रेस में हो रहा है, यह काफी महत्वपूर्ण है। शिवपुरी के कमान प्रकाश शर्मा को दी गई है और प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में अब आगे कामकाज चलेगा। गुना शहर मान सिंह पसरोदा को यह कमान यहां पर सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। रेड जोन वाले जिलों में 50% कर्मचारी उपस्थित रह सकते हैं।
33% कर्मचारियों की संख्या अब बढ़ाकर 50% कर दी गई है। अधिकारियों को 100% उपस्थित रहना होगा। तो अभी तक जो लिमिट यानी अधिकारियों को तो पूरा अपना 100% देना था, उनकी संख्या 100% थी, लेकिन जिन कर्मचारियों की अभी 33% उपस्थिति थी, अब उन्हें 50% किया गया है। यानी कि अब संख्या धीरे से बढ़ाई गई है अधिकारी कर्मचारियों के काम करने की। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कहीं ना कहीं अब कामकाज में और तेजी लाने की और अग्रसर होता दिखाई देता है प्रदेश। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य मंत्रालय और जितने विभाग प्रमुखों के दफ्तर हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरा प्रदेश का संचालन और जो नीति निर्देश होते हैं वो यहीं से जारी होते हैं। और ऐसे में अब सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि लंबे समय तक जो है लॉकडाउन को जो है इस तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए नियमों को बदलाव किया है। जो पहले 33% की जो संख्या थी अब उसको बढ़ाकर 50% कर दी गई है। यानी कि किसी भी जो राज्य स्तर के दफ्तर होंगे वहां पर कर्मचारियों की 50% उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, हालांकि अधिकारियों के लिए पहले भी इस बात के निर्देश थे कि उनको 100% ऑफिस पहुंचना है। कर्मचारियों को लेकर ही पसोपेश के हालात थे, लेकिन अब सरकार ने ये तय कर दिया है कि सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे। इसके लिए रोस्टर का पालन करना होगा। एक और सबसे बड़ी बात है कि निजी दफ्तरों के लिए भी सरकार ने इस बात की छूट दे दी है कि वहां पर भी 50% कर्मचारी शामिल हो सकते। बिल्कुल, यानी कि सरकारी हो या फिर निजी दफ्तर हो, दोनों के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। उनके मन में इससे लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी जानी मानी फिजिशियन शालिनी भारद्वाज, जिन्होंने दर्शकों के कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब दिए। आप जवाब सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं गरिमा शर्मा उदयपुर राजस्थान से। इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते एक सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल यह है कि क्या समय के साथ कोरोना के लक्षण बदलते जा रहे हैं और खांसी, सर्दी और बुखार के अलावा क्या और भी कोई ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना संक्रमित और संदिग्ध व्यक्तियों में पाए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, क्या समय के साथ साथ कोरोना के लक्षणों में भी बदलाव आ रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रीति हिड़ाऊ छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोरोना के लक्षणों में समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जयपुर से हर्षित बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि क्या समय के साथ कोरोना के लक्षण बदल रहे हैं? क्या सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के अलावा और भी लक्षण दिख रहे हैं? मैं अमृता शर्मा बोल रही हूँ खड़गपुर वेस्ट बंगाल से। मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना के लक्षण अलग अलग देशों से क्या अलग अलग सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कोरोना वायरस एक नोवेल वायरस है। जिस तरह इस वायरस के बारे में नई नई चीज़ें बाहर आती जा रही हैं, समय के साथ वायरस के अंदर म्यूटेशन की कैपेसिटी होती है और वो हर देश में, हर कंट्री में हम देखते जा रहे हैं अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि हमने कोविड टोस के बारे में पढ़ा, देखा, और पहले पल्मोनरी सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे थे, अब कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं। और पहले वेंटिलेटर को यूज़ किया जा रहा था, अब माना जाता है कि वेंटिलेटर से मृत्यु होने के चांसेस बढ़ते हैं कोरोना की बीमारी में और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस न्यूज़ हेडलाइन